औद्योगिक क्रांति के तहत अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग। अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का जन्मदाता सैमुअल स्लेटर था, जिसने एल्मी एंड ब्राउन नामक फर्म से ने कातने की चरखी और वाटर फ्रेम, जो पानी से चलने वाली कातने की चरखी थी, लगाने के लिए इंग्लैंड से बुलाया था। कार्टराइट ने जिस करघे का आविष्कार 1784 ईस्वी में किया था, उसमें फ्रांस के केबोट लोवेल ने अनेक सुधार किए। यही करघा बाद में अपने परिष्कृत रूप में बिजली की शक्ति से चलने वाले वाल्थ करघा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1813 ईस्वी में अन्य दो हिस्सेदारों के साथ मिलकर लोवेल ने $4 लाख की पूंजी लगाकर मैसाचुसेट्स में के वाल्थम नामक स्थान पर बॉस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। इस प्रकार अमेरिका में वस्त्र उद्योग की तेजी से उन्नति हुई। उन्नति के दौरान अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। 1860 ईस्वी के आसपास लगभग 1,15,000 लोग इस उद्योग में लगे हुए थे। इसमें जिस कच्चे माल का प्रयोग हो रहा था, उसमें ही 5,50,00,000 की पूंजी लगी हुई थी। अमेरिका के विनिर्माण उद्योग में वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था और काम करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर इसका दूसरा स्थान था। वर्ष 1833 में फेडरिक नाम के व्यक्ति ने लौह अयस्क को पिघलाकर लोहे को अलग करने की एक नई विधि निकाली। बाद में विलियम केली नाम के व्यक्ति ने इस्पात निर्माण की एक नई विधि का आविष्कार किया। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप केंद्रीय व दक्षिण पेंसिल्वेनिया में लौह एवं इस्पात उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में लौह एवं कोक अथवा पक्का कोयला दोनों ही उपलब्ध थे। लौह उद्योग के विकास ने औद्योगिकीकरण को विशेष प्रोत्साहन दिया। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां की स्थापना हुई। इस संबंध में बंदूकें तथा दूसरे शस्त्रों के निर्माण में भी उल्लेखनीय कार्य हुए। बंदूकों व अन्य शस्त्र जैसे पिस्तौल, रिवॉल्वर आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। फ्रांस में पूंजी का निर्माण वृहद स्तर पर नहीं हुआ था। उसके पास अधिक उपनिवेश नहीं थे। नेपोलियन के पतन के प्रमुख कारण में यह भी था कि फ्रांस का औद्योगिकीकरण इंग्लैंड के समान नहीं हो पाया था। फ्रांस का औद्योगिकीकरण 1830 ईस्वी की क्रांति के पश्चात शुरू हुआ था। जापान की औद्योगिक क्रांति की धारा भी राष्ट्रवाद की चेतना से पोषित होकर राज्य के संरक्षण के माध्यम से ही आगे बढ़ी थी। वर्ष 1868 ईस्वी में मेइजी वंश की पुनर्स्थापना से जापान में आधुनिकीकरण के रूप में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके प्रभाव से आगे चलकर जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। 1870 ईस्वी में उद्योग मंत्रालय की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उद्योगों के बीच एकीकृत प्रणाली स्थापित की गई। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। औद्योगिकीकरण को बल देने के लिए राज्य ने तकनीकी शिक्षा, बैंकिंग संस्थाओं के विकास और एकीकृत मुद्रा प्रणाली पर विशेष बल दिया। रूस में औद्योगिकीकरण की वास्तविक शुरुआत 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से मानी जाती है। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के बाद जब लेनिन की सरकार आई, तब नई आर्थिक नीति द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर इसका विकास किया गया। यूरोप की बड़ी शक्तियों में रूस में औद्योगिक क्रांति का आगमन सबसे बाद में हुआ। यद्यपि इसके पास लोहे और कोयले के प्रचुर भंडार थे, किंतु मुद्रा प्रणाली तथा पूंजी का अभाव था। कृषि दास्तां आदि के कारण औद्योगिक विकास बहुत देर से हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इस स्थिति में परिवर्तन हुआ। रूस व अन्य औद्योगिक देशों का प्रभाव पड़ा और वहाँ भी व्यावसायिक विकास आवश्यक समझा जाने लगा। इस समय 1861 ईस्वी तक कृषि दासों को मुक्त कर दिया गया था। रूस का शासन भी उद्योगों के विकास में रुचि लेने लगा था। रूस की सरकार का औद्योगिकीकरण को बढ़ावा इस प्रकार से दिया गया था कि सरकार ने बॉन्ड निर्गम की गारंटी देकर विदेशी पूंजी का आगमन सरल बनाया। दूसरा, सरकार ने देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के बीच रेलों का व्यापक जाल बिछाया। और तीसरा, सरकार ने रूस में कार्य हेतु विदेशी उद्यमियों को की भर्ती के भी प्रयास किए। लेनिन के पश्चात स्टालिन के समय भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उद्योगों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया।
दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों के साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं पर भी बल दिया गया। इन नीतियों का यह प्रभाव पड़ा कि 1940 ईस्वी में रूस विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात निर्माणकर्ता बन गया था। औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े ये देखते हैं हम। औद्योगिक क्रांति का आधुनिक विश्व इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस की क्रांति ने जिस प्रकार मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया, उसी प्रकार औद्योगिक क्रांति ने भी मानव समाज को विकास के एक नए पथ पर अग्रसर किया। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन इसने यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों को अपने प्रभाव क्षेत्रों से वंचित नहीं रहने दिया। औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं वैचारिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किया या व्यापक रूप से प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए विभिन्न परिवर्तनों से उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी आई। यह तेजी वस्तुओं की मात्रा में के स्तर पर ही नहीं वरन विविधता के स्तर पर भी देखी जा सकती है। औद्योगिकीकरण के कारण अब उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। घरेलू पद्धति या कुटीर उद्योग पद्धति की जगह अब कारखाना पद्धति की स्थापना की जाने लगी एवं उसी का विकास हुआ। कुटीर उद्योगों या गृह उद्योगों के विनाश से जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हुआ या हो गया। इस बेकारी से मजदूरों की दुर्दशा भी सामने आई। साथ ही जनसंख्या का स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने लगा। मांग और पूर्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जिस प्रक्रिया के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पहले गेट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड और बाद में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आए, इससे भूमंडलीकरण को विशेष बल मिला। सही अर्थों में देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव युग सापेक्ष होकर विकसित हुआ और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण जहां साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था, वहीं आज की तिथि में यह भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा आधार बना। उत्पादन में असाधारण वृद्धि। औद्योगिक विकास या औद्योगिक उद्योगों के कारण उत्पादों को आंतरिक और विदेशी बाजार में पहुंचाने के लिए व्यापक गतिविधियां तेज हुईं, जिससे औद्योगिक देश समृद्ध होने लगे। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान बन गई। वहाँ औद्योगिक पूंजीवाद इंडस्ट्रियल कैपिटलाइजेशन या कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। औद्योगिक और व्यापारिक निगमों का विस्तार हुआ। इन निगमों ने अपना विस्तार करने के लिए पूंजी की प्रतिभूतियां बेचना प्रारंभ किया या कर दिया। इस प्रकार उत्पादन की असाधारण वृद्धि ने एक नई आर्थिक पद्धति को जन्म दिया। शहरीकरण। रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि जहां बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, रोजगार की संभावनाएं भी वहीं अधिक थी। स्वाभाविक तौर पर शहरीकरण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो गई थी। नए शहर अधिकतर उन औद्योगिक केंद्रों के आसपास विकसित हुए जहां लोहे, कोयले और पानी की व्यापक उपलब्धता थी। नगरों का उदय व्यापारिक केंद्र तथा उत्पादन केंद्र बंदरगाह नगरों के रूप में हुआ। शहरीकरण की प्रक्रिया न केवल इंग्लैंड तक सीमित रही, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली आदि में भी इसका विस्तार हुआ। इस प्रकार शहरों में अर्थव्यवस्था के आधार पर शहरों का विकास होने लगा। आर्थिक असंतुलन। औद्योगिक क्रांति से आर्थिक असंतुलन राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आया। विकसित और पिछड़े देशों के मध्य आर्थिक असमानता की खाई गहरी होती चली गई। औद्योगिक राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों का खुलकर शोषण करने लगे। आर्थिक साम्राज्यवाद अर्थात इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म का युग आरंभ हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपनिवेशिक साम्राज्यवादी व्यवस्था अधिक मजबूत हुई। बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास। औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। उद्योग एवं व्यापार में बैंक एवं मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। बैंकों के माध्यम से लेन देन सुगम हुआ।
चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग बढ़ गया। मुद्रा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। धातु के स्थान पर कागजी मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। मुक्त व्यापार। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप संरक्षणवाद के स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया था।